नमस्कार। आज का सबसे बड़ा सवाल हमारे स्टूडेंट का यही है कि सर ऐसा क्या करें कि जिससे बोर्ड एग्जाम में या ऐसा कैसे लिखें कि जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये रहता है कि सर आता तो सब कुछ था, लिख के भी सब कुछ है, लेकिन नंबर फिर भी हमारे कम आ गए, ऐसा क्यों हुआ? या सर क्या अगर कॉपी में काट करके लिख देंगे या कोई गलत होगा तो नंबर क्या कट जाएंगे क्या? या सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या इसके भी नंबर मेरे कट जाएंगे? या मैं लिखने में थोड़ा मेरे 2-4 क्वेश्चन छूट गए, तो मैं उनको कैसे बढ़ाऊँ? इन सारी समस्याओं का हल लेकर हम आज आपके हैं कि कैसे बोर्ड कॉपी में आप लोगों को आंसर लिखने हैं या किस प्रकार से आपको अपने आंसर सॉल्व करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपको जो पूरा टाइम मिलेगा वो चाहे हमारे हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर वाले छात्र हों, तो उनको पूरा समय कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट। अब इस 3 घंटे 15 मिनट के समय में 15 मिनट जो आपको मिला हुआ समय है, वो सिर्फ आपको किस लिए मिला गया है? कॉपी फिल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सावधानी बरतनी है, तो सबसे पहली चीज़ है आपका रोल नंबर। अब आप कहेंगे रोल नंबर सर कैसे? जो आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, अहम चीज़ है कि आपका रोल नंबर, नाम और आपका विद्यालय का नाम या सेंटर कोड जो भी है, उन सारी चीज़ों कॉपी के ऊपर आराम से भरिए, क्योंकि जैसे ही सारे बच्चे एग्जाम या बोर्ड एग्जाम देने के लिए अंदर जाते हैं, तो दिल की धड़कनें थोड़ा तेज होने लगती हैं, थोड़ा डर लगने लगता है कैसा पेपर होगा, कैसा नहीं होगा। या तो जिनकी तैयारी अच्छी होती है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से तो जाते ही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर होता है कि ऐसा तो ना हो जो पढ़ा नहीं है या जो रिवाइज नहीं कर पाए वो तो नहीं आ जाएगा। तो उस जैसे वो सबके साथ होता है, चाहे हाई स्कूल वाले हों, चाहे इंटर वाले हों, या आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, तब भी ऐसा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा नहीं था, तो ऐसा ही होता है। जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो सारा दिल की धड़कनें, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं और हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पर होता है? पेपर सॉल्व करने में। सावधानी बरतने का है सबसे पहले शुरू में आपको रोल नंबर कैसे फिल करना। रोल नंबर फिल करने के बाद हमारे हाई स्कूल के बच्चों का कई सवाल ये सवाल आता है कि सर जो ओएमआर शीट फिल करनी है उसको फिल करने में गलती हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हाई स्कूल वालों के लिए जो रहता है कि ओएमआर कैसे रहेगा। मान लीजिए कि जो आपका ओएमआर रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है कि क्वेश्चन नंबर जैसे पहला है तो उसमें इस प्रकार से 4 वो बने रहते हैं, जिसमें इस प्रकार से ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से 4 रहते हैं। कि इसमें अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, और उसमें ऑप्शन ए में दे दिया भारत का प्रधानमंत्री, बी में दे दिया भारत का राष्ट्रपति, सी में दे दिया मुख्यमंत्री, या डी में दे दिया राज्यपाल। तो जो भारत का प्रथम मुख्यमंत्री यानी जो बी में दिया था वो क्या था? राष्ट्रपति। यानी अगर आंसर उसका बी सही है तो हमें क्या करना है? काले या नीले पेन से जो बी वाला हमारा ये गोला रहेगा, इसको पूरा क्या कर देना? इस प्रकार से ब्लैक कर देना। ठीक। कई बच्चे करते क्या हैं, एक से ज्यादा या इसमें इस प्रकार से करने के बाद ऐसे कट लगा देते हैं, या इस प्रकार से टिक कर देते हैं कि ये वाला नहीं, मैंने इसको। तो ये कंप्यूटराइड ओएमआर जो होता है कंप्यूटराइड चेक होता है, जिसमें आप ये इस प्रकार से कट करके या इस प्रकार से टिक करके आंसर सही नहीं कर सकते। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि जो आंसर सही हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा जब भी आप पेपर देने जाएं तो आपके पास खुद का स्केल होना चाहिए, ताकि वहां जाके आप मांग ना पाए कि भैया फलाने लाओ मुझको थोड़ी देर के लिए स्केल दे दो अपनी। वो दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास एक इरेजर होना चाहिए, आपके पास स्केच होने चाहिए, ब्लैक या ब्लू। बहुत ज्यादा कॉपी को रंग बिरंगा करने की कोशिश ना करें, ब्लैक और ब्लू का ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन से लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे किसी और कलर से, ऐसा बिल्कुल भी किसी प्रकार की मन में कोई भी भ्रांति मत रखिएगा कि आप किसी और कलर से लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन ज्यादा रंग बिरंगी कॉपी क्या होती है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती है। जिस प्रकार से मैं एक टीचर हूं तो मैं भी यही चाहता हूँ कॉपी मुझे साधारण सिंपल मिले। सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा कलरों का इस्तेमाल नहीं करना, और अपने साथ एक हाईलाइटर लेके चलना है। हाईलाइटर जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास शायद होगा हाईलाइटर। हाँ, इस प्रकार का हाइलाइटर आता है, ग्रीन कलर के कई प्रकार के हाइलाइटर होते हैं, तो हाइलाइटर लेके चलना है। तो ओएमआर शीट भरने, आपको ओएमआर शीट में कुछ नहीं भरना। जितने भी हमारे हाई स्कूल के छात्र हैं वो पहले से ही ऑलरेडी फिल होके आएगी, उसमें आपका रोल नंबर पहले से ही फिल होगा। आपको सिर्फ उसमें आंसर फिल करने हैं, यानी सिर्फ आपका ऑप्शन कौन सा, ए बी सी डी। तो इसके लिए आपको सावधानी कहाँ बरतनी? मान लीजिए इस प्रकार से क्रमांक दिए रहेंगे उसमें हाई स्कूल वालों के लिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें ये इस प्रकार से जो ये बने रहेंगे,
तो सबसे पहले पेंसिल लेके जब आप उसमें टिक कर लेंगे पेपर में, किसी भी चीज में पहली बात तो आपको पेपर में पेन से ना तो कुछ लिखना है ना तो टिक करना। अगर कोई भी चेक करने वाला आता है तो वहां आप ये माना जाएगा कि आप नकल करते हुए पाए गए। तो जैसे ही आप पहले क्वेश्चन में आंसर देखेंगे तो एमआर सीट में पेंसिल से क्या करेंगे, एक टिक कर लेंगे या उसको पेंसिल से इस प्रकार से टिक कर लेंगे हल्का, ताकि समझ में आए। ओएमआर पे, पेपर पे नहीं आप उसमें नकल में पकड़े जा सकते हैं। तो ओएमआर पे पेंसिल से टिक कर लेना। जैसे दूसरे का सी सही है तो आप दूसरे में सी इस प्रकार से टिक करना, पेंसिल से कर लीजिए या पेन से इस प्रकार से बिंदु बनाते हुए चले जाइए। उसके बाद फिर एक लाइन से इनको भर लीजिए। भरने में कितना मिनट लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है सारे को इनको भरने के लिए। तो ये था हाई स्कूल वालों के लिए ओएमआर के लिए, जो परेशान थे कि सर ओएमआर हमसे भरते हुए नहीं बनता, ये ओएमआर कैसे फिल करेंगे। तो ये चीजें थी। अब बात आती है कॉपी के अंदर की, कि आपने कॉपी के बाहर अच्छे से रोल नंबर फिल कर लिए हैं, पूरी कॉपी भर ली है, क्योंकि 15 मिनट का समय आपको पहले भी रहेगा। ये 3 घंटे 15 मिनट के अलावा वो 15 मिनट आपके पास अलग से रहेगा, जिसमें आपको 15 मिनट पहले कॉपी दे दी जाएगी, जिसमें आप आराम से सुकून से रोल नंबर को अंकों में और शब्दों में, कई बार क्या होता है हम लोगों को जब पूछा जाता है शब्दों में रोल नंबर लिखिए तो हम लोग लिखते 3 करोड़ 90 लाख 15,357 ऐसे लिखना। ऐसे नहीं लिखना। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 1 मिनट के लिए हम कह दें कि आपका रोल नंबर है 254391, यानी आपका रोल नंबर 2,54,391। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। जब ये तो आपका अंकों में होगा, जब शब्दों में लिखेंगे तो इसके लिखेंगे 2 5 4 3 9 1। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को 2 5 इस प्रकार से, मतलब पूरी तरीके से इनको लिखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं लिखना कि 2,54,391 जब शब्दों में लिखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई ऊपर के रोल नंबर फिल करने की बातें। अब जैसे ही आप कॉपी आपको खोलेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक कॉपी का पृष्ठ है। ये जो आपकी कॉपी का पृष्ठ है, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले तो कॉपियों में लाइन खींच के नहीं आता, तो लाइन बनी हुई आती है। लाइन क्या एक प्रकार से डॉट डॉट बन रहते हैं। तो आपको ब्लैक से या ब्लू से उसमें उसी स्केल के माप का, बहुत ज्यादा नहीं कि कई बच्चे यहाँ खींचेंगे फिर यहाँ खींचे। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींचा लेंगे, इधर से खींचा लेते हैं लाइन इतनी, और फिर इधर से लाइन खींचा लेंगे इतनी, और इतना पेज खाली छोड़ के इतने में लिखते हुए चलेंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, सबसे पहली बात ये करनी है, ये चीजें हमारे हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए हैं, कि आपको जितनी लाइन दी एक हल्की लाइन वहां से एक इतनी प्रकार जितना आप कॉपी में बनी होती है उतनी लाइन याद खींच ले, और एक हल्की सी पतली, बहुत कम जगह छोड़ के, मुश्किल से आधा सेंटीमीटर जगह छोड़ के एक लाइन आपको यहाँ बना लेना। ठीक, कई बच्चे करते क्या है, जो हमारे इंटर के छात्र हैं, चलिए हाई स्कूल वालों का तो जो ऑप्शनल रहता है वो तो उनके लिए ये रहता है कि भाई उनका ओएमआर में भरना है, लेकिन उसके बावजूद कई बच्चे ओएमआर में भरने के बाद इसमें लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों को कॉपी में उनको नहीं लिखना है, अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। इसमें सिर्फ आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं। हमारे इंटर वाले छात्र क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न नंबर 1। कई बच्चे प्रश्न उतारते हैं, और प्रश्न नहीं भी उतारते हैं तो प्रश्न नंबर 1 लिखने के बाद इधर पे लिखते हैं, जैसे एक का हो गया, फिर खा हो गया, फिर गा हो गया, फिर घा हो गया। जैसे सिर्फ 4 ऑप्शन में कुछ लिखा होता है, फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, उसको लिखने के बाद फिर इस प्रकार से टिक करते हैं। तो ये क्या है, ये आपका समय खराब करने का एक वो है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। का खा गा घा सब लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 ऑप्शन लिखें। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जब जाएं तो आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे नोट है तो एक नोट डाल के एक पैराग्राफ आप लिख देंगे कि जैसे अतिला गुत्री प्रश्न कर रहे हैं, या कह देंगे बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। तो आप इधर पे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर नंबर 1, जो आंसर सही, मान लीजिए कि उसका गा नंबर सही, तो गा करके आंसर क्या है उसका, जो आंसर है यहाँ पे आप अपना आंसर टाइप कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से एक लाइन छोड़ के, बहुत ज्यादा नहीं कि आप 4-4 5-5 लाइन छोड़ के लिखें, उत्तर नंबर 1 लाइन छोड़ के उत्तर नंबर 2, उसका घा सही है तो घा करके जो आंसर है वो आंसर। इसी प्रकार से उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 4 और उत्तर नंबर 5, इस प्रकार से एक एक लाइन छोड़ के आप लोग उत्तर नंबर लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा कि आप पहले क्वेश्चन उतार लेंगे या 4 ऑप्शन लिखेंगे फिर उसमें टिक करेंगे, बिल्कुल गलत तरीका है। तो आपको क्या करना है, जो आंसर है उसी को लिख देना। ये तो बात हो गई बहुविकल्पी की। अब समय कहाँ बर्बाद करते हैं हम लोग, कैसे कॉपी लिखनी वो बता रहे हैं। इस प्रकार से पहले लिख लेंगे। समय बचाने के लिए आप लोग चाहें तो पहले से, जब आपको पता है कि 8 ऑप्शनल आते हैं तो 1 से 8 तक क्रमांक कर सकते हैं। हमारे इंटर वाले जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए देखते हैं कि 8 ऑप्शनल रहते हैं तो पहले से लिखते हैं। दूसरी चीज, जब बात आएगी अतिला गोत्री की तो फिर लिखेंगे अतिला गोत्री प्रश्न, ऊपर लिख देंगे कि अब कौन सा प्रश्न हम करने जा रहे हैं, अतिला गोत्री।
ठीक, अब हम लिखेंगे उसका उत्तर नंबर जो भी होगा उसमें क्रमांक में, यानी 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में अतिलघुत्री का मतलब होता है कि जैसे उसने पूछा कि सिंपल सी बात कह दिया जाए, जैसे हाई स्कूल में अगर पूछ लेता है कि हमारा संविधान कब बना और कब लागू हुआ, तो उसने दो चीजें में थी, हमारा संविधान कब बना, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। बस इतना 2 लाइन का आंसर आपको लिखना है जो पूछ रहा है। अब कई बच्चों को तो आ रहा है, तब लेकिन हमारा देश 26 नवंबर 1949 को आजाद हुआ, उसके बाद इस संविधान को बनने में इतना समय लगा, उसमें इतना रुपया खर्च हुआ, तो ये सारी चीजें वो पूछ नहीं रहा है। आप उसमें होशियारी दिखाने की कोशिश मत करिए, आप उसको पूछ, प्रश्न नंबर 2 का आप उसको ज्यादा अच्छे से आ रहा है, आप उसको पूरा पेज में लिख डालें। नंबर तो 2 ही मिल रहा है ना, जो पूछा फैक्ट लिखिए। फैक्ट लिखने के बाद जो डेटे हैं आपके उनको क्या करिए, इसमें जो आपका ये अतिलघुत्री इसमें आपको हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि 2 लाइन का तो क्वेश्चन, उसमें आप क्या हाईलाइट करेंगे। ठीक, इसके बाद जब अतिलघुत्री क्वेश्चन लिख चुकेंगे तो जब अतिलघुत्री खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, लघुत्री पे आएंगे, वही लिखेंगे लघुत्री। और लघुत्री प्रश्न में लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 3 से 4 नंबर का आंसर है, अब उसने पूछ रहा है कि चलिए जल संरक्षण के उपाय बताइए, और 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर का है या 6 नंबर का, हम लोग क्या करते हैं, जल संरक्षण के उपाय के लिए सिर्फ 4 हेडिंगें सोच लेते हैं। सबसे पहले अगर उसने पूछा कि जल संरक्षण क्या है, इसके उपाय बताइए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जल संरक्षण। अगर उसने पूछा है क्या डालेंगे, जल संरक्षण। ठीक, और इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसके बारे में लिखेंगे जल संरक्षण क्या है, कि जो जल है हमारा यानी पीने का पानी, इसको बचाना ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। यानी जब भी हम जल को बचाते हैं तो वही क्या है, जल संरक्षण कहलाता है। इसके बारे में 2 से 3 लाइनें हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे जल संरक्षण के उपाय। तो नंबर 1 कि जल संरक्षण कैसे करेंगे, तो यानी नलों में क्या करिए, नलों को हमेशा खोल के ना रखें। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनके घरों में बाहर से पानी आ रहा होता है, तो क्या करते हैं, हमेशा नल को खोल के रखते हैं, पानी आएगा तो पता चल जाएगा। कई बार आप घर पे हैं नहीं हैं और पानी आ गया या किसी ने मोटर चला दी, तो क्या होता है, वो पानी बराबर चलता रहता है या बहता रहता है। या कभी कभार हमने नल खोला, टंकी में पानी नहीं है तो खुला ही उसको छोड़ दिए, और गलती से हम भूल गए, खुला छोड़ के चले गए, और किसी ने जब पानी चलाया और टंकी में पानी, तो दोबारा से फिर क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके 4 हेडिंग आप कोई भी लिखेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करना, पानी का सदुपयोग करना, और रोज रोज जैसे गाड़ियां वाड़ियां धुलने के लिए, इन सारी चीजों को रोज रोज नहीं धुलना चाहिए, ऐसी जगहों पे धुलना चाहिए कि जहां से जैसे नदी तालाबों को गंदा नहीं करना है, उसमें जैसे कई सारे क्या होते हैं, हवन सामग्री, पूजन सामग्री, मूर्तियां सब हम उसी में फेंक देते हैं, तो वो क्या, इन सारी चीजों को नहीं करना। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और जल संरक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो पहली चीज क्या है कि आप जल संरक्षण के बारे में बताइए कि क्या है। आप एग्जामिनर को ये भी तो पता होना चाहिए जल संरक्षण के बारे में आपको पता है कि नहीं है। कई बच्चा होता है कि उसको पता है, लेकिन वो जानबूझ के आंसर लंबा करने के लिए शुरू में उसकी स्टोरी कुछ और लिखता है, फिर लास्ट में। तो जब शुरू में ही एग्जामिनर पढ़ेगा और वो समझ जाएगा कि इसको लिखना जल संरक्षण ही नहीं पता, तो उपाय कहां से लिखेगा। तो उपाय को आप क्या करेंगे, आप हेडिंग करके करिए, यानी कीवर्ड बना के लिखिए 1 2, और एक 4 नंबर के क्वेश्चन को 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। यानी ये हमारे लिए क्या करेगा, समय बचाएगा। हमें पता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज में या 100 पेज में उसको खत्म कर देना है ज्यादा से ज्यादा। अगर जाए आगे तो कोशिश करें कि 1 पेज में ही खत्म हो जाए, या 1 से 1.5 पेज तक ही जा पाए, इतना खत्म करके हमें अपना टाइम मैनेज करके चलना है। अगर क्वेश्चन अब जल संरक्षण तो बहुत अच्छा है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, लघुत्री हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अगर लघुत्री में कोई क्वेश्चन सिंपल आ जाता है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो बच्चे करते क्या है, उसको 3-3 पेज में लिख डालते हैं कि जल संरक्षण के उपाय, 1 हेडिंग यहाँ डालेंगे, फिर 2 हेडिंग दूसरे पेज में, फिर 2 हेडिंग तीसरे पेज में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो कीवर्ड दिया, हेडिंग डाल दी, उससे हमें पता है कि वर्षा जल संरक्षण, तो एग्जामिनर फिर उसको पढ़ने वाला अंदर नहीं है, वो सिर्फ ये देखेगा कि हाँ वर्षा जल संरक्षण क्या है, जल का उपाय है। बात समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे कई लोग घरों में शावर चला के घंटों शावर लेते हैं, तो इस प्रकार का घरों में शावर का उपयोग ना किया जाए, नदियों को सुरक्षित किया जाए, तालाबों का अतिक्रमण बंद किया जाए, या तालाबों को एक तरीके से क्या किया जाए, फिर से वो किया जाए जो अतिक्रमण कर लिए गए हैं। तो ये सब क्या है, जल संरक्षण के उपाय हैं। बात समझ में आ रही। ऐसी कृषि में टपक सिंचाई का प्रयोग किया जाए, स्प्रिंकल सिंचाई, ये सब क्या है, जल संरक्षण के उपाय हैं। तो 4 से 5, ये नहीं कि आप उसमें लिखने के लिए आ जाए तो आप उसे 15-16 हेडिंग लिख डालें, क्योंकि जल संरक्षण के लिए बहुत उपाय नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अधिकतम 5 हेडिंगें ही उसमें बनाकर लिखनी है। बात समझ में आई, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो इंटर के बच्चे हैं। ठीक, अब बात आती है कि सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है,
तो राइटिंग का इफेक्ट कभी नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं बिल्कुल नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी राइटिंग ऐसा आपने लिखा है कि एग्जामिनर पढ़ ले, तो बस उतना बहुत है। ये मत सोचिए राइटिंग का 1 नंबर, अभी हाल ही में बोर्ड ने पिछले सालों से शुरू किया है कि किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है तो जितना मान लीजिए कि उसके 70 में अगर 50 नंबर आ रहे हैं, कि उसका 70 नंबर में पूर्णांक है और उसका 50 नंबर आ रहा है, तो आप 50 नंबर प्लस 1 गुड राइटिंग करके आप जोड़ देंगे उसका 51/70, यानी 1 नंबर आपका राइटिंग का मिल जाएगा। तो अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आप इतना अच्छा लिख रहे हैं कि हाँ वो पढ़ने में आ जाएगा, तो राइटिंग कोई इफेक्ट नहीं करती। दूसरी चीज, अब बात आई किसकी, लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर को 3 से 3.5 पेज में ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी। अब गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, जिन बच्चों को लगता है कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे क्या कहते हैं कि राइटिंग अच्छी नहीं है सर हमारी, ठीक। तो राइटिंग का इफेक्ट मान लीजिए सिर्फ कितना, इस साल से +1, ठीक। राइटिंग के बाद कई बच्चे हमारे क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखते। क्रमबद्ध मतलब कैसे, लाइन वाइज नहीं लिखते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो ऐसे नहीं लिखते। कहो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शनल करने के बाद पहला ही क्वेश्चन डाल दें क्वेश्चन नंबर 11, तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 11 डाल दिया तो यानी इससे पहले जितने क्वेश्चन थे आपने एग्जामिनर को खुद ये बता दिया कि इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो मुझको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, इसलिए वजह मैंने 11 से शुरू किया। ये स्ट्रेटजी किसके लिए होती है, मैथ के लिए। यानी जो हमारे गणित साइंस के बच्चे होते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनको जो क्वेश्चन जल्दी आ रहा था उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आप कोशिश ये करिए कि मान लीजिए कि यार लास्ट में आपका आंसर आता है कि आपका आंसर आ गया 22.5, तो उसको क्या करिए, ब्रैकेट कर दीजिए इस प्रकार से। मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए, जितना भी हमारा गणित वाला स्टूडेंट है आंसर निकालने के बाद क्या करेगा, उसको ब्रैकेट के अंदर कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर उसमें सिर्फ आंसर ढूंढ रहा होता है कि इसका आंसर है कहाँ। अगर उसको आंसर मिल गया तो आपका पूरा बड़ा सवाल अगर है तो उसको स्टेप ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर पे आ जाएगा, हाँ 22.5 ही है। ऐसा नहीं कि स्टेप का फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन आप आंसर को क्या करिए, कोष्टक में करिए, इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर रखिए, ठीक। ये चीजें हो गई। अगर मान लीजिए कि आपने कोई हेडिंग डाली कि मान लीजिए आपने लिखा कि भारत का विभाजन, अब आपको ये लगा कि ये हेडिंग मेरी गलत हो गई, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको काटने के लिए ये ट्रिक अपनाते हैं कि इसको पूरा ही मिटा दें। बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जो भी हेडिंग आपने डाली, मान लीजिए कि आपने लिखा भारत का विभाजन, तो जो भी आपने हेडिंग डाली अगर ये गलत है या कोई पॉइंट बीच में आपने गलत लिख दिया तो उसको एक सीधी लाइन से इस प्रकार से काट देना है। बात समझ में आई कि ये काट दिया मैंने, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चे ने काट दिया, ये क्या है, गलत है। बात दूसरी बात, जब आप इसमें, ये तो हो गई गलती वाली बात, अब आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज करने के लिए करना क्या है, जो हमने शुरू में ही बताया था कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है जितना पूछा जाए टू द पॉइंट ही लिखना है, फालतू की चीजें बढ़ा चढ़ाकर उसमें नहीं लिखनी है। खास करके आर्ट वाले बच्चे, हमारे कई बच्चे देखते हैं कॉपियों में कोई गाना लिख के आता है, कोई धुन लिख के आता है, तो इन सारी चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो पहली चीज क्या है, राइटिंग, इनको लगता है कि राइटिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट, तो बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट पड़ता। मैं खुद एक अध्यापक हूं और मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि बच्चे ने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। कि बच्चे भाई जिसकी राइटिंग अच्छी बन रही है उसका भी उतना वही है, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है वो पढ़ने में हो सकता है ज्यादा होशियार हो, तो हो सकता है उसने जो लिखा वो ज्यादा अच्छा हो। तो कोशिश ये करनी है कि राइटिंग ऐसी हो कि समझ में आए एग्जामिनर के, कि आप उसको पढ़ सकें कि क्या लिखा गया है। दूसरी चीज, कटिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चनों को एक लाइन से लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 5 करते हुए लिखना है, ताकि जो चेक करने वाले अध्यापक हैं, एग्जामिनर आपके, उनको बहुत ज्यादा समस्या ना हो। और कॉपी में कई बच्चे क्या करते हैं, लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं कि मेरी कॉपी भर जाए, तो वो जमाना चला गया बेटा जब कॉपी भरने के नंबर मिला करते थे। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहली चीज, जो भी मान लीजिए कि ये आपकी, जो हमने कह दिया कि ये कॉपी है, आपने यहाँ से कोई कीवर्ड या हेडिंग लिखी तो उसको अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे, यहाँ लाइन थी ही, इसके बाद दूसरी लाइन ऐसे लिखेंगे, तीसरी लाइन आप यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। कई बच्चे हमारे करते क्या है कि मान लीजिए कि इतनी बड़ी अगर हेडिंग यहाँ से अंडरलाइन कर दी है तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे,
यहाँ से फिर वो पूरी इसी से लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 2 लाइनें आप यहाँ तक लिख देंगे, तीसरी लाइन में आप यहाँ से नीचे आ जाएंगे। जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो कई बच्चे हमारे क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए एक लिखा, एक क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे आके खत्म हो गया, तुरंत उसके नीचे दूसरा डाल दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करनी है, 2 लाइनें छोड़ देनी है, फिर इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन डालना है। बात समझ में आई? लॉन्ग आंसर लिखने वाले छात्र हमारे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि मान लीजिए कि एक पेज ये है और दूसरा पेज आपका ये है। जब आपने इस पेज में पूरा लिखा और पूरा लिखने के बाद इस पेज में इस प्रकार से लिखते लिखते आपका ये आंसर यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ से आप लॉन्ग आंसर का नया आंसर नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट अगले पेज से आप नया आंसर लिखने के नंबर डालेंगे। आप उसके नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ चेक करने के बाद एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स देगा। बात समझिए? चाहे वो 60 आंसर हो, अगर 60 आंसर लिखने के बाद आपकी नीचे से 4 से 5 लाइनें बची हुई हैं, तब भी आपको वहां से नया आंसर लिखना शुरू नहीं करना है। करना क्या है, आपको उस पेज को वहीं से खत्म कर देना है। भले ही 3 लाइनें 4 लाइनें बची हुई हैं, आपको नया आंसर शुरू करना है अगले पेज से। क्योंकि जब हम यहाँ पे चेक करेंगे या चेक करने के बाद नंबर तो हमेशा इधर लिखे जाएंगे, लेकिन आपको नया आंसर कहाँ से शुरू करना है, नए पेज से शुरू करना है। तो ये चीजें आप लोग दिमाग में, जितने भी आपके क्वेश्चन थे उन सारे, आशा करता हूँ उन सब का जवाब मिल चुका होगा। तो आप अगर इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। यहाँ तक कि जिन आर्ट वाले बच्चों को लगता है कि हिंदी में 99 या 90 100 नहीं लाए जा सकते, तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ या साइंस में ही ऐसे नंबर ला सकते हैं, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। हमने खुद देखा है टीचरों को देते हुए 99, 98, 97। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पेपर दीजिए। सब लोगों को आने वाले बोर्ड एग्जामों के लिए अग्रिम बधाई। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। धन्यवाद।